नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हम भारत के सेमीकंडक्टर सिनेरियो के बारे में डिस्कस करेंगे और ये वीडियो पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है जहाँ पे हमने ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के बारे में डिस्कस किया था और उसके जियोपॉलिटिकल मायने डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कैसा हिस्ट्री है और कैसे हम दुनिया के सेमीकंडक्टर रेस में पीछे पड़े, और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोग चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा चैनल के लिए। तो चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया, सेमीकंडक्टर चिप्स जो होती है वो आज के हर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होती है, चाहे वो फ़ोन्स क्यों ना हो, चाहे वो स्मार्ट वॉचेस क्यों ना हो, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, सर्वर्स या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आप अपने सामने देख सकते हैं, उसमें सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब किसी चीज़ का यूज़ हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी मशीनों के साथ या पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से जुड़ी चीज़ों के साथ यूज़ होने लगता है, तब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसका एक सब्सटेंशियल प्रोडक्शन जिस कंट्री में ये कंज्यूम हो रहा है उसमें रहे। बट भारत के मामले में ऐसा नहीं है। भारत में यूज़ होने वाले ज़्यादातर, इनफैक्ट यूँ कहूँ कि 100% जो सेमीकंडक्टर चिप्स है वो बाहर से आते हैं, स्पेशली चाइना और ताइवान से। सो भारत के केस में यहाँ पे प्रोडक्शन अभी तक तो नहीं था। 2023 और 24 में 4 नए प्लांट्स की अनाउंसमेंट की गई, जिसमें से 2 टाटा द्वारा सेटअप किए जा रहे हैं, एक गुजरात में, एक असम में, एक सूची सेमीकॉन द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है गुजरात में, और एक और ओसेट पावर नाम की एक कंपनी ने एस्टेब्लिश किया है शायद गुजरात। ये जितनी भी कंपनीज ने सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट सेटअप की है वो अभी ऑपरेशनल नहीं हुई है, और इनको ऑपरेशनल होते होते 2 से 3 साल लग जाएंगे। अब क्या सेमीकंडक्टर चिप्स जो मैन्युफैक्चर होंगे वो सबसे टॉप नॉच क्वालिटी के होंगे? नहीं। देखिए, ये ज़्यादातर जो सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स या फिर सेमीकंडक्टर चिप्स फैब्रिकेशन यूनिट है वो बाहर की कंपनियों के साथ मिलके सेटअप किए जा रहे हैं। इसमें जो भी इंडियन पार्टनर है वो एक तरीके से बस एक ऑफसेट डिलीवर करने के लिए कंपनी है, उनका अपना कोई इंडिजिनस टेक्नोलॉजी नहीं है, सब कुछ बाहर से लाके यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है। इसलिए ये समझना ज़रूरी है, जो भी बाहर की कंपनी होगी जिनसे ये टेक्नोलॉजी ली जा रही है वो यहाँ पे अपना फुल सेटअप नहीं देंगे, वो अपना फुल टेक्नोलॉजी इनोवेशन नहीं देंगे, वो सबसे क्रीम ऑफ द क्रीम टेक्नोलॉजी अपने होम कंट्री पे रखेंगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो कि सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन और डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज होती है। इसका डिफेंस में भी भर भर के एप्लीकेशंस होते हैं। अगर हमें बहुत क्रिटिकल लेवल के या फिर एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चर या फिर डेवलप करने हैं तो हमें इंडिजिनसली ये कैपेबिलिटी डेवलप करनी होगी। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि सबसे एडवांस चिप्स या फिर चिप्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। फिलहाल जो आज की तारीख में जो मेजर चिप्स होती हैं वो उनके साइजेस पे उनकी एडवांसमेंट को दर्शाया जाता है। जितना छोटा साइज़ होगा उतना ही वो ज़्यादा एडवांस होगा। फिलहाल जो भारत में सेटअप किए जा रहे हैं वो 28 नैनोमीटर्स के फैब्रिकेशन यूनिट है, जिनको कि 14 नैनोमीटर्स तक उतारा जा सकता है। बट जो आज की तारीख में चाइना और यूएस जिन चिप्स के फैब्रिकेशन को लेके कंपटीशन है वो 7 नैनोमीटर से 5 नैनोमीटर तक की कैटेगरी में है, यानी कि वो लोग बहुत ही एडवांस स्टेजेस में पहुंच चुके हैं। बोथ चाइना और यूएस ने अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ डेवलप कर ली है इन चिप्स को अब इंडिजिनसली डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करने की। वहीं भारत अभी पूरी तरह दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है इन टेक्नोलॉजीज़ के लिए, इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए। और डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ के मामले में हमारे पास टैलेंट है, जो ये टैलेंट है ये मोस्टली बाहर की कंपनियों में डिप्लॉयड है। इंडिया की कोई अपनी सेमीकंडक्टर डिज़ाइनिंग करने वाली कोई कंपनी नहीं है। ज़्यादातर कंपनीज जो यहाँ ऑपरेट करती है वो ग्लोबल डिज़ाइन सेंटर्स हैं जो इंडिया में ऑपरेट करती है, लाइक एनवीडिया, एनएक्सपी एक्सेट्रा। इसी को आगे बढ़ाते हुए तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमेशा से ही भारत इतना पीछे था? जवाब है नहीं। 1970s 1980s के टाइम पे भारत ने अपना एक सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स सेटअप किया था जो आज भी मोहाली में है। उस टाइम पे जब 1976 में इस कॉम्प्लेक्स को सेटअप किया गया था, ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कॉम्प्लेक्सेस था।
उस टाइम पे ग्लोबल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड था 5 माइक्रोन के चिप्स का, और ये जो मोहाली में चिप्स बन रहे थे सेमीकंडक्टर लैब द्वारा ये भी 5 माइक्रॉन्स के ही थे। सो हम कह सकते हैं भारत उस टाइम पे सेमीकंडक्टर के मामले में एक बहुत ही एडवांस कंट्री था। सो इस बीच में क्या हुआ कि भारत बिल्कुल पीछे हो गया। 1989 में इस लैब में एक भयानक आग लगती है और इस आग में उस लैब का या फिर उस कॉम्प्लेक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा जल के राख हो जाता है। कहा जाता है कि उस ज़माने में ये नुकसान 60 करोड़ का था और इसमें बहुत सारे क्रिटिकल इक्विपमेंट्स जल के राख हो जाती है। कई जगहों पे ये बताया जाता है कि ये एक तरीके से सैबोटाज था बाय एनी ऑफ आवर एनिमी कंट्रीज़, और उस ज़माने में सेमीकंडक्टर के मामले में एक ही कंट्री एडवांस थी, वो एक आज की तारीख में भारत की फ्रेंडली कंट्री है, और उस ज़माने में चाइना कहीं से कहीं तक इस सीन में नहीं था। तो एशिया की जब हम बात करते हैं तो अप टिल 1980s 1990s भारत एक बहुत ही डिसेंट साइंटिफिक मुकाम पे था कंपेयर टू चाइना। बट उस हादसे के बाद से, जिसको इन्वेस्टिगेट करके एक बहुत ही शॉर्टी इन्वेस्टिगेशन के बाद बता दिया गया कि ये एक नेचुरल डिज़ास्टर था। हालांकि जब आप भारत के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हैं 1989 के टाइम पे, तो आपको समझ में आएगा कि ये जिस लेवल का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसकी जो फार रीचिंग जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस थे, तो ये आग वहाँ पे लगना और उसका इस तरीके से पूरी कॉम्प्लेक्स को जला देना, ये एक नेचुरल डिज़ास्टर नहीं हो सकता। इसमें एक सैबोटाज की बू आती है। बट अगेन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, सो आई हैव टू से दैट जो सरकार ने बोला है कि ये एक नेचुरल डिज़ास्टर था, वहाँ पे कोई स्पार्क हुआ और फिर वो पूरा सेटअप जल के राख हो गया। फिर उस आग के बाद से तो खैर भारत ने कभी उस लैब पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया अंटिल रिसेंटली, जहाँ पे भारत सरकार ने 2024 में बड़ा अपग्रेडेशन पैकेज लॉन्च किया सेमीकंडक्टर लैब मोहाली के लिए। इट वाज अबाउट $2 बिलियन। बट आई थिंक जिस हिसाब से भारत इस सेमीकंडक्टर के रेस में पीछे हुआ है, $2 बिलियन इज़ नॉट इनफ। और ये लैब जो अब तक बस इसरो और DRDO के नीड्स को पूरा कर रहा था, इसको अब एक तरीके से भारत के ओवरऑल इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाएगा। बट स्टिल आई थिंक कि हमें $2 बिलियन से बहुत ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। इस लैब में और ज़्यादा खर्चा करने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ फोकस्ड एंटिटी है। बाकी जितनी भी फैब्रिकेशन यूनिट्स आ रही हैं वो बस एक प्रोडक्शन यूनिट है, उनमें अपना कोई इंडिजिनस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेटअप नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और सेमीकंडक्टर लैब ऑफ इंडिया का जो हिस्ट्री रहा है वो शुरू से ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड रहा है, और उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा वास्ट है इन टर्म्स ऑफ उनकी इन्वॉल्वमेंट भारत के हर मिसाइल सिस्टम में है, भारत के मंगलयान सिस्टम्स में है, भारत के चंद्रयान सिस्टम में है, सारे स्पेस के बड़े प्रोजेक्ट्स अगर आप उठा लें वहाँ पे SCL का इन्वॉल्वमेंट है। और ये जो एक्सपीरियंस है वो हमें हेल्प कर सकता है कि हम अपने ओवरऑल सेमीकंडक्टर चिप्स का जो हमने पिछले 20-30 सालों में डोमिनेंस खोया है उसको कुछ हद तक रिकवर करने में, ग्लोबल वैल्यू चेन और सप्लाई चेन में हम इंडिया का पोजीशन इम्प्रूव करने में रिसर्च एंड डेवलपमेंट SCL द्वारा बहुत कोर एक फोकस होना चाहिए। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।